Hello friends, Namaskar and welcome to my channel Physics Ki Pathshala. Now today once again I am presented before you to discuss some more concepts of the class 11th Physics NCERT chapter 14, that is the oscillations. In the previous video I have discussed some more concepts of this same chapter. Now today I am going to consider the topic simple harmonic motion and uniform circular motions और graphical interpretation of the SHM. अर्थात अगर हम ये कहें कि आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, वो टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द SHM. अर्थात हम किसी पार्टिकल का, अगर ये कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसको यूज़ करते हुए उसके मोशन से किस प्रकार से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिलेट कर सकते हैं, किस प्रकार से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तथा किस प्रकार से हम सिंपल हार्मोनिक मोशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली. ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम आज के डिस्कशन में कवर करना चाहते हैं. तो इसको कवर करने के लिए चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं. इसके लिए हम ये मानते हैं कि एक कोई पार्टिकल है जो हम कहते हैं पार्टिकल P है, वो यूनिफॉर्मली इस सर्कुलर पाथ पे अपनी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा था. तो ये पॉइंट P अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पर होगा. हम मानते हैं कि किसी समय T पर, अगर हम ये कहें कि कोई भी टाइम T है, उस टाइम T पर ये पार्टिकल पॉइंट P पर पाया जाता है. चूँकि इससे एक्सप्लेन करके हम इसको सबको यूज़ करते हुए इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो इस सर्कुलर पाथ को ही हम लोग सर्कल ऑफ रेफरेंस कहते हैं तथा इस पॉइंट P को हम लोग पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं. अगर ये पार्टिकल किसी समय T पर पॉइंट P पर पाया जाता है, अगर हम ये माने कि ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो थीटा कैन बी रिटन एज द ओमेगा टी, क्योंकि हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी होता है, तो थीटा कैन बी रिटन एज द ओमेगा टी. अब यहाँ से इस पार्टिकल पे P पे अगर हम मानते हैं तो यहाँ से हम प्रोजेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं. प्रोजेक्शन देखिए हम दोनों ही एक्सिस पे ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस. या हम ये कहें कि एक्स डैश ओ एक्स डायमीटर पे तथा वाई ओ वाई डैश डायमीटर पे, हम दोनों पे ही ड्रॉ कर सकते हैं. सबसे पहले हम अपने सिंप्लिसिटी के लिए, आसानी के लिए किसी एक एक्सिस को लेते हैं. हम यहाँ पर वाई ओ वाई डैश एक्सिस को ले रहे हैं, तो हम पॉइंट P से इसके ऊपर प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं. ये पॉइंट P से अगर प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं और इस एक्सिस को पॉइंट M पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो O से M की दूरी इसके प्रोजेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगी. दैट कैन बी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर Y. हम इसी प्रोजेक्शंस के डिस्प्लेसमेंट को या इस प्रोजेक्शंस के मूवमेंट को डिस्कस करना चाहते हैं. अब इसके मूवमेंट को पढ़ने के लिए हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट X से. जब पार्टिकल P इस पोजीशन X पे था, जब ये यहाँ पर होगा, X पर होगा, तो यहाँ से अगर हम इस पे ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर, देखिए हमें सारी डिस्टेंसेस O से नापनी है ऑन द वर्टिकल एक्सिस. तो जब हम यहाँ X से इसके ऊपर प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा. तो हम ये कह सकते हैं अगर टाइम t इज इक्वल टू 0 था, यहाँ पर टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 था, तो उसकी पोजीशंस को अगर हम टाइम और डिस्प्लेसमेंट के साथ रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे होगी टाइम t इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 0. लेकिन जैसे ही समय हमारा आगे की तरफ बढ़ेगा, देखिए जैसे यहाँ पर अगर पार्टिकल आया तो अब उसका डिस्प्लेसमेंट ये दे रहा होगा, और अगर हम आगे जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट फिर इंक्रीज करेगा, और आगे गए डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा, और आगे गए डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा. यानी जैसे जैसे हमारा समय बढ़ता जाएगा एक्स पी वाई तक अगर हम आ रहे हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा. तो हम उसको कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे ही पार्टिकल पॉइंट Y पर आएगा, अब इसके बाद जैसे ही पार्टिकल यहाँ पे होगा, देखिए अब अगर हमने फिर इस पे ड्रॉ किया तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट पहले के डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में कम हो जाएगा. फिर जब ये पार्टिकल और आगे बढ़ेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे पहले से और कम होगा, और आगे बढ़ेगा और डिस्प्लेसमेंट कम होगा, और आगे बढ़ेगा और डिस्प्लेसमेंट कम होगा. तो इसका डिस्प्लेसमेंट जब एक्स डैश पे आएगा, वो पार्टिकल घूमते हुए
जब एक्स डैश पे आएगा तो फिर से अगर हम उसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, यानी उसका प्रोजेक्शन हम ड्रॉ करें एक्सिस वाई ओ वाई डैश पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो हम इसको देखिए, यहाँ समय हमारा बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा धीरे 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 कम होता जा रहा है। और एक स्थिति ये आती है कि इसका डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे, इसके प्रोजेक्शंस का डिस्प्लेसमेंट या प्रोजेक्शंस की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है। अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, एक्स डैश से भी पार्टिकल अगर आगे की तरफ बढ़ता है, यहाँ पर अगर आता है, तो इससे देखिए फिर से अगर हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ किया तो अब इधर ये डिस्प्लेसमेंट y को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले वाला जो डिस्प्लेसमेंट था उसके अपोजिट दिशा में डिस्प्लेसमेंट शो करना शुरू करता है और देखते हैं बढ़ता है। जैसे यहाँ पर आएगा, देखिए पहले इतना डिस्प्लेसमेंट बन रहा था, फिर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुआ, इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर ये और डिस्प्लेस इंक्रीज करेगा और मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट देगा वाई डैश पे दे रहा होगा। लेकिन ये सारा का सारा डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हम इसको कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं। अब चलिए वाई डैश से फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर पार्टिकल हमारा वाई डैश से आगे की तरफ बढ़ता है, हम 2-4 पॉइंट्स लेकर के देख लेते हैं। अगर यहाँ पे आया, यहाँ से अगर हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। देखिए पहले वाले डिस्प्लेसमेंट से इसका डिस्प्लेसमेंट अब कम होने लगा, फिर इसका डिस्प्लेसमेंट और कम हुआ, इसका और कम हुआ, इनिशियल से और कम हुआ। तो अगर हम इसको ग्राफ को प्लॉट करें तो कुछ इस प्रकार से आएगा। इसको हम देख करके कह सकते हैं कि ये कुछ साइनसोइडल कर्व है, अर्थात इस पार्टिकल, जो कि पार्टिकल मूव कर रहा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा था, उस पार्टिकल का प्रोजेक्शन ऑन द वर्टिकल एक्सिस और ऑन द वाई एक्सिस, इट इज परफॉर्मिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए साइनसोइडल कर्व शो कर रहा है। साइनसोइडल कर्व हम लोग जानते हैं कि आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगा, इसलिए हम ये कह सकते हैं ये पार्टिकल जो P है, उस पार्टिकल का प्रोजेक्शन जो होगा, प्रोजेक्शन ऑन दिस वाई एक्सिस, अभी हम सिर्फ एक ही एक्सिस की बात की है इसलिए एक ही एक्सिस पे हम पढ़ रहे हैं कि इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन इस वाई एक्सिस पे सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगा। हम ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर 2 एक्सिस थे, एक एक्स डैश ओ एक्स था और एक वाई ओ वाई डैश था, तो हमने सिर्फ एक एक्सिस पे पढ़ा। इसी चीज़ को हम दूसरे एक्सिस पे करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो फिर से उसे करने के लिए हम यहाँ पर 2 परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करते हैं और मानते हैं कि किसी एक समय पर पार्टिकल हमारा P पोजीशन पे था और जैसे ही ये P पर था तो हम थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी फिर बोल लेते हैं। अब ये पहले वाली ही चीज़ें होंगी, लेकिन अब हम यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन एक्स ओ एक्स डैश डायमीटर पे देखना चाहते हैं। एक्स ओ एक्स डैश डायमीटर पे देखने के लिए हम मानते हैं कि पहले हमारा पार्टिकल कहीं पर इस वाई पोजीशन से है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पे जब स्टार्ट कर रहे थे हमने एक्स से स्टार्ट किया था, तथा यहाँ पे जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वाई पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसका हम आगे चल करके फिर से एक बार देखेंगे तो समझ पाएंगे। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से जैसे हम परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉप करते हैं, देखिए अगर हमने यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऑन द वाई एक्सिस कुछ भी नहीं है, ये उसके इसी जगह से हमें सारी दूरियां मेजर करनी थी, ये इसी के ऊपर ही पड़ रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हम ऑन द डायमीटर कैन बी से 0। तो ये कंडीशंस फिर से यही हो जाएगी, यहाँ पर y की जगह x ले लेंगे। देखिए टाइम t इज इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अब जैसे ही हम इसके आगे बढ़ेंगे, अगर हम इसके आगे बढ़ना शुरू करते हैं, यहाँ पे आए तो अब हम इसके लिए x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं या प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट इतना दिखाया। आगे फिर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं फिर x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं, देखिए डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर गया, ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बढ़ता है और ये बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट x डैश पे जब हम जाते हैं तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा होता है, यानी हम इस स्थिति पे पहुंच गए, पीक हमारा आ गया। लेकिन जैसे ही हम इसके अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जब हम आएंगे तो हम x एक्सिस पे फिर से परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, तो ये देखिए पहले वाले डिस्प्लेसमेंट से कुछ छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा। हम और आगे बढ़ते हैं, कोई एक यहाँ और पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से हम x एक्सिस पे एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, ये और छोटा डिस्प्लेसमेंट शो करेगा,
यहाँ पे अगर हम आते हैं किसी और स्थिति में तो और छोटा प्रोजेक्शन शो करेगा, तथा वाई डैश पे जब आते हैं, वाई डैश से अगर हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं तो वो इसके सेंटर पे जाता है। सेंटर पे जाने का मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो गया। तो हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर आकर के आपका फिर से डिस्प्लेसमेंट ऑन द वाई एक्सिस 0। फिर जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखिए अभी सारा कुछ हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था इधर हो रहा था, हमने उसको पॉजिटिव में रिप्रेजेंट किया है। लेकिन जैसे ही हम आगे इधर जाते हैं, पार्टिकल की पोजीशन अगर यहाँ हुई तो यहाँ से हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, फिर यहाँ आया तो यहाँ पे प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए पहले डिस्प्लेसमेंट इतना है, फिर आगे बढ़ा डिस्प्लेसमेंट और हुआ, आगे और डिस्प्लेसमेंट हुआ, आगे हम जाएंगे तो यहाँ पर जाकर के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन ये पहले वाला डिस्प्लेसमेंट अगर इधर का था, अगर हम इसको पॉजिटिव ले रहे थे, तो अब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसके अपोजिट हो रहा है, इसलिए हम उसको निगेटिव दिखाते हैं। तो निगेटिव अगर हम दिखा रहे थे तो हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैक्सिमम हो गया। उसी प्रकार से हम समझ सकते हैं जब एक्स से वाई की तरफ फिर से पार्टिकल चलेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट फिर से डिक्रीज करना शुरू करेगा और करते हुए में कुछ इस प्रकार से शो करेगा। तो यहाँ से फिर से हमें एक साइनसोइडल कर्व मिलता है। इन दोनों चीज़ों को अगर हम एक साथ कंबाइन करें, जो भी हमारा कंक्लूजन था, इन दोनों को अगर हम एक साथ कंबाइन करें तो हम कह सकते हैं कि द मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन of a particle which is performing the simple circular motion, which is performing the uniform circular motion, that projection is performing the simple harmonic motion on either axis, either on the x axis or on the y axis। अर्थात ये हम कहें कि अगर एक कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पार्टिकल का प्रोजेक्शन किसी भी एक्सिस पे, किसी भी डायमीटर के एक्सिस पे अगर हम लें तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। इस प्रकार से हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशंस को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेट कर दिया। अगर हम और अच्छे से इसको समझना चाहते हैं तो हमें जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसकी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी को जानना चाहिए, समझना चाहिए। हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस के टर्म्स में ही सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशंस को समझ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अवर द पॉइंट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SHM, इसको समझने के लिए फिर से हम वही अपनी वाली स्थिति फिर से करते हैं। देखिए हमें अगर इसको समझना है, हम कुछ पैरामीटर्स, सबसे पहले हम पैरामीटर ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, अर्थात हम डिस्प्लेसमेंट को समझना चाहते हैं। डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए जैसा हमने पहले किया था वही वाला फिर से हम एक रेफरेंस सर्कल लेते हैं। अगर हमने ये कहा कि ये रेफरेंस सर्कल है हमारा, इस रेफरेंस सर्कल को हमने फिर 2 डायमीटर्स ले लिया, इसको वाई ओ वाई डैश तथा एक्स ओ एक्स डैश कह देते हैं। अगर हम ये कहें कि हमारा पार्टिकल किसी टाइम टी पर पॉइंट पोजीशन पी पर था और वहाँ पर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हो रहा था, इसका अगर हम प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे, परपेंडिकुलर एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं जो कि ये डिस्प्लेसमेंट वाई को शो कर रहा है, then what we can say, if this angle is the theta then this is also the theta and the radius of this circular path is suppose a। तो हम क्या कह सकते हैं? देखिए हम कह सकते हैं अगर ये एंगल लेते हैं तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज द y by a इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, या हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू a साइन थीटा। ये एक इक्वेशन है जो कि हमें इस पार्टिकल के लिए किसी भी समय पर, किसी भी टाइम t या पर उस पार्टिकल की अलग अलग समय पर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ थीटा की जगह हम a साइन ओमेगा टी भी बोल सकते थे। इंस्टेड ऑफ थीटा वी कैन राइट द ओमेगा टी, देन दिस इक्वेशन विल कन्वर्टेड टू y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ये जो चीज़ हमने y एक्सिस के लिए लिया, अगर यही काम हम x एक्सिस के प्रोजेक्शंस के टर्म्स में कर रहे थे तो क्या ऑब्टेन होता?
चलिए उसको भी करके देख लेते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, तो ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस केस में हम क्या कह सकते हैं, देखिए हम फिर से कहते हैं, ये अगर एंगल थीटा था तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज द एक्स बाय ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। We know that this is a simple trigonometry, base by hypotenuse, this is the cos theta. So x can be written as the a cos theta and the theta is equal to the omega t. So we can write x is equal to a cos omega t. तो ये दोनों ही इक्वेशंस आपको सिंपल हार्मोनिक मोशंस अगर कोई पार्टिकल कर रहा है तो उसके टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि हम किस वक्त किस इक्वेशंस को यूज करेंगे। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको वो केस दे रखा होगा कि आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो किस प्रकार से कर रहा है, साइन ए साइन ओमेगा टी के तरह से कर रहा है या ए कॉस ओमेगा टी की तरह से कर रहा है। अगर ये नहीं दिया है तब पर भी मैंने जैसा पहले स्टार्टिंग में कहा था कि हम जब इस फॉर्मूले को ड्राइव कर रहे थे यानी वाई एक्सिस पे हम प्रोजेक्शन ले रहे थे तो हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट यहाँ से देखना शुरू किया था, इसके मीन पोजीशन से। लेकिन जब हम इसको डिराइव कर रहे थे यानी हम एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन ले रहे थे तो हम लोगों ने स्टडी यहाँ से किया था। ये हमारा अगर एक्सट्रीम पोजीशन है और ये मीन पोजीशन है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और हम टाइम का कैलकुलेशन, टाइम का मेजरमेंट तब स्टार्ट करते हैं जब पार्टिकल मीन पोजीशन से पास हो रहा था, तो हम y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी इक्वेशन को यूज करेंगे। लेकिन अगर पार्टिकल एसएचएम करते हुए अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जब पहुंचा, वहां से हम टाइम पीरियड स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम का मेजरमेंट वहां से स्टार्ट कर रहे हैं एक्सट्रीम पॉइंट से, उस वक्त हम लोग इस इक्वेशन को यूज करते हैं x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी को। आई होप नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर एट व्हाट टाइम वी हैव टू यूज विच वन इक्वेशन। मैक्सिमम टाइम ये आपको क्वेश्चन में खुद ही दिया होगा। ये दो सिंपलेस्ट फॉर्म हुए, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्म में हमेशा यूज हो, क्योंकि हो सकता है कि ये पार्टिकल पहले ही इसकी स्थिति यहाँ मीन पोजीशन से न स्टार्ट हो रही, यानी एंगल थीटा हम उसके जो एक्सिस है एक्स डैश वो एक्स से नहीं मेजर कर रहे हो, पार्टिकल हमारा कहीं और से स्टार्ट कर रहा हो सकता है पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा हो, इनिशियल पोजीशन इसकी तो पी डैश थी, यहाँ से पार्टिकल मूव करके यहाँ तक गया है। तो इनिशियल अगर ये डिस्टेंस इनिशियली ये पॉइंट पी डैश यहाँ पर था तो हम ये मानते हैं कि ये जो एंगल यहाँ से यहाँ तक आया उसको अगर हम फाई बोल दें, दिस फाई इज नोन एज द इनिशियल फेज और द इपॉक। यहाँ से अगर ये पार्टिकल मूव करते हुए इस पॉइंट पी पर तक आता है तो यहाँ के लिए हम इस एंगल को अगर कहें तो ये थीटा ही होगा, लेकिन अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये पूरा का पूरा एंगल ओमेगा टी होगा। तो अगर ये पूरा एंगल ओमेगा टी है और ये फाई निकल गया तो इस एंगल को हम क्या बोल सकते हैं, ओमेगा टी माइनस फाई। देखिए ये पूरा एंगल यहां से यहां तक ओमेगा टी है, इस ओमेगा टी में से फाई हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन दिस एंगल विल बी द ओमेगा टी माइनस फाई। And if this angle is the omega t minus phi, then this angle is also the omega t minus phi. तो इस स्थिति में अगर हम यूज करें तो देखिए हमारा इक्वेशंस क्या हो जाएगा, सारा कुछ वही रहेगा। y इज इक्वल टू ए साइन थीटा की जगह आ जाएगा ओमेगा टी माइनस फाई, ओमेगा टी माइनस फाई। सो द इक्वेशन विल बी कन्वर्टेड टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई। सिमिलरली अगर हम x के टर्म्स में करेंगे तो ये हो जाएगा a cos ओमेगा टी माइनस फाई। आई होप दिस इज क्लियर। इफ दिस इज क्लियर देन दिस इज नॉट द फाइनल कंडीशंस। जरूरी नहीं है कि हमेशा पार्टिकल इसके पीछे ही हो। अगर ये पार्टिकल इसके जो x पोजीशन है उसके आगे होता, अगर उसके आगे होगा तब क्या स्थिति बनेगी, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अगर हम ये कहते
कि हमारा पार्टिकल जो कि स्टार्ट कर रहा था मोशन, वो पहले से ही कहीं यहाँ P डैश पे था, यानी ये फाई एंगल पे पहले ही था, और ये मूव करके t समय के बाद पॉइंट P पर पहुंचता है। तो अगर ये पॉइंट P पर पहुंचा तो हम इस पूरे के पूरे एंगल को अब क्या कह सकते हैं, ओमेगा टी कह सकते हैं। हम यहाँ पे वाई एक्सिस पे देखना चाह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को, सारा का सारा डिस्प्लेसमेंट हम वाई एक्सिस पे लेना चाह रहे थे। तो ये अगर एंगल जो मूव किया, ये थीटा एंगल जो मूव किया, दैट कैन बी रिटन एज द ओमेगा टी। टी समय में मूव किया हुआ एंगल, दैट कैन बी रिटन एज द ओमेगा टी। तो ये पूरा एंगल कितना होगा, दैट कंप्लीट एंगल कैन बी रिटन एज द ओमेगा टी प्लस फाई। देखिए फाई इधर था और थीटा इक्वल टू ओमेगा टी आगे की तरफ डिस्प्लेस किया, तो ये पूरा एंगल ओमेगा टी प्लस फाई होगा, और जितना ये एंगल होगा उतना ये भी होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इस केस को अगर हम यूज करते हैं तो देखिए फिर से वही हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर y बाई ए, y बाई ए कैन बी रिटन एज, इन दिस केस इट कैन बी रिटन एज द ओमेगा टी प्लस फाई। तो हमारा इक्वेशन कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। उसी प्रकार से हमारा अगर इस इक्वेशन में हम आते हैं तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। तो अगर हम इसको जनरलाइज करें, ये सब चीज़ें नहीं करते हुए 3 केसेस बन रहे थे, तीनों केसेस को अगर हम जनरलाइज करें तो हम सिंपल से इसको बोल सकते हैं, इक्वेशन कैन बी रिटन एज द y इज इक्वल टू, अगर y के टर्म्स में हम डिस्प्लेसमेंट लेकर के लिख रहे हैं तो दिस कैन बी रिटन एज ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, वेयर द फाई इज द इनिशियल फेज। अभी इनिशियल फेज आपको कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि प्लस लेना है या माइनस लेना है। सिमिलरली x कैन बी रिटन एज द a cos omega t plus minus phi. I hope through this one we have understand how the simple harmonic motions can be represented, or how we can represent the displacement of a particle which is performing the simple harmonic motion. If this is clear, then the next we are going to discuss the next parameter, that is the amplitude. अगर हम एक और नया जो पैरामीटर्स है जो पढ़ना है हमें डिस्कस करते हैं, उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट दिस रिप्रेजेंट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग द SHM फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन। अर्थात कोई पार्टिकल अगर SHM कर रहा है तो वो मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, और डिस्प्लेसमेंट हमें नापना है उसके मीन पोजीशन से। मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट शो करता है फ्रॉम द मीन पोजीशन, दैट इज नोन एज इट्स एम्पलीट्यूड। तो जैसा हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि हमारा इक्वेशन था y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, और अलॉन्ग एक्स एक्सिस अगर हम देख रहे थे तो a कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। तो एम्पलीट्यूड हमें देखना है। एम्पलीट्यूड देखने में जैसा कि हम लोगों ने कहा कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तो यानी y की वैल्यू, या अगर हम इसको देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y एक्सिस, तो ये मैक्सिमम होना चाहिए। इसके मैक्सिमम होने के लिए ये वाली चीज़ साइन पूरा का पूरा मैक्सिमम होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती कितनी है, +1। सो y मैक्सिमम इज इक्वल टू द a, यानी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y एक्सिस आएगा दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। सो दिस रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y एक्सिस। सिमिलरली हियर आल्सो वी कैन यूज, हम जानते हैं कि cos की भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है, +1। सो द x maximum can be represented as the a. So the displacement along the maximum displacement along the x-axis or along the y-axis, both are equal to the 1. So we can say that the diameter, so we can say that the amplitude of this SHM is equal to a, that is equal to the radius of the circular path. I hope this is clear. If this is clear, then the next point, which is a much more important, that we are going to discuss, that is known as the velocity.
अर्थात कोई एक पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसका वेलोसिटी कितनी होगी। इसको समझने के लिए फिर से हम लोग अपनी वही स्थिति को ऑब्टेन करते हैं। अर्थात हम ये कहते हैं कि कोई एक पार्टिकल है जो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। इसके हमने दो डायमीटर ड्रॉ किए, वाई ओ वाई डैश तथा एक्स ओ एक्स डैश। हम फिर से वही स्थिति को ऑब्टेन करते हैं कि अगर ये पार्टिकल किसी जनरल टाइम पर टी पर पोजीशन पी पे था, यहाँ पर हम लोग एंगल को थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई कह देते हैं। जनरलाइज कर दिया ओमेगा टी के बजाय, अगर हमने उसमें इनिशियल फेज को भी ऐड कर लिया तो इस पार्टिकल का जब पॉइंट पी पर होगा तो इसका प्रोजेक्शन कहीं पे इस प्रकार से होगा। इस पार्टिकल के प्रोजेक्शन अलोंग द वाई एक्सिस के मूवमेंट को रेट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस प्रोजेक्शंस अलोंग द वाई एक्सिस विल बी नोन एज इट्स वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस और द वेलोसिटी ऑफ द एसएचएम। अर्थात ये पॉइंट पी जो है, पॉइंट पी का प्रोजेक्शन अगर हम लेते हैं, उस प्रोजेक्शन की वेलोसिटी को ही हम एसएचएम की वेलोसिटी कहेंगे, क्योंकि ये पॉइंट पी का प्रोजेक्शन अलोंग दिस एक्सिस और अलोंग दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस आल्सो, दिस रिप्रेजेंट्स द एसएचएम। तो अगर ये इसका प्रोजेक्शंस की ही हमारा प्रोजेक्शंस का मूवमेंट ही एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्रोजेक्शंस की जो वेलोसिटी होगी, मूवमेंट करने की जो वेलोसिटी होगी, दैट विल रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द एसएचएम। इसको समझने के लिए देखिए, हम कहते हैं अगर ये पार्टिकल यहाँ पर है तो ये अगर इसकी वेलोसिटी बोले हम, तो हम लोग जानते हैं कि इसको मूवमेंट करते हुए में एक जो वेलोसिटी बनेगी दैट विल बी नोन एज द v इज इक्वल टू आर ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के साथ हम लोग रिलेट करते थे इसको। यहाँ पर r की जगह हम लोग क्या बोलेंगे, a ओमेगा बोलेंगे। यानी ये पार्टिकल इस v से v इज इक्वल टू a ओमेगा से मूव कर रहा होगा। अगर टेंजेंट ड्रॉ करें एट द पॉइंट P, इस v इज इक्वल टू a ओमेगा का प्रोजेक्शन ऑन द दिस एक्सिस वी वांट टू ड्रॉ। हम इस एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना चाहते हैं। तो देखिए, हम इसको अगर इस तरह से बढ़ा लें तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर अगर हम के एम बोल देते हैं तो यहाँ पर पी एल के बराबर होगा। द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस। तो यहाँ दोनों जगह से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये परपेंडिकुलर जहाँ पे वाई एक्सिस को कट कर रहा है, सपोज कीजिए पॉइंट एम और के है, इसी को हमने पीछे की तरफ बढ़ा लिया तो वो यहाँ पर एल पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये पी एल या एम के जो होगा यही हमारी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। सो द वेलोसिटी कैन बी रिटन एज द पी एल और दिस कैन बी रिटन एज द एम के। फिर हम इसकी वैल्यूज को ऑब्टेन करते हैं। अगर हम ये कहें ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा होगा, दोनों एंगल थीटा होंगे। इस केस में अगर हम यहां से देखें, ये v को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये एंगल थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा था और हमें इसकी वैल्यूज को ऑब्टेन करना है, यानी पी एल की वैल्यू को ऑब्टेन करना था। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज वी कैन राइट पी एल बाई वी इज इक्वल टू कॉस ऑफ द थीटा, और we can write PL is equal to V cos theta. So PL can be written as the V cos theta, and instead of the V इसकी जो वेलोसिटी थी एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में हम लोगों ने बोला था a ओमेगा, एंड कॉस ऑफ थीटा की जगह हम लोगों ने कितना बोला है, ओमेगा टी प्लस फाई। इतना हम लोग लिख सकते हैं। दिस विल रिप्रेजेंट द velocity of this projection along the vertical axis। अगर इसको हम लोग और अच्छा सॉल्व करना चाहें तो हम देखिए यहाँ से बोल सकते हैं a ओमेगा होल अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। Is it okay? So from here what we can write, a omega
होल अंडर रूट, अब यहाँ से हम लोगों ने जो इक्वेशन लिखा था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई हम लोगों ने लिखा था। तो अगर हम ये कहें y बाई ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, या हम इसको कहें 1 माइनस अगर ले लेते हैं, सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई की जगह हम लोग इतनी वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। चलिए सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, देन वी गेट ए ओमेगा, ये ए बाहर आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो ए से ए कैंसिल, सो दिस इज ओमेगा होल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस विल रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द SHM, दिस कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो इतना कुछ डिस्कस करने की बजाय हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको समझने के लिए। डिफरेंशियल कैलकुलस से अगर हम करते हैं तो इतना कुछ हमें डिस्कस नहीं करना पड़ेगा, हम लोग इजीली इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन कुछ बच्चों को डिफरेंशियल कैलकुलस में थोड़ा सा परेशानी होती है, स्पेशली द बायो के बच्चे जो होते हैं उनको परेशानी होती है, इसलिए वो इस केस को फॉलो अप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम इसको डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज़ करके सॉल्व करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। अगर मानिए हमने कहा था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, हम लोग ये इक्वेशन लेके चल रहे थे, अगर पार्टिकल मूव कर रहा है उसका प्रोजेक्शन हम अलोंग y एक्सिस ले रहे थे, तो हम लोगों ने इसका जो वेलोसिटी लिया था, इसका डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन लिया था y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिया था। यानी इसका जो प्रोजेक्शन होगा उसका डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम is represented by the y is equal to a sin omega t plus phi. Rate of the displacement of this projection is the velocity of the SHM. So इसको differentiate कर दीजिए, dy by dt is equal to d by dt of a sin omega t plus phi. तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा देखिए, dy by dt this will represent the velocity of the SHM and a आपका कांस्टेंट है, साइन को आप अगर करेंगे तो कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, फिर ओमेगा को करेंगे तो यहाँ से एक ओमेगा बाहर की तरफ आ जाएगा, सो दिस विल गिव यू द ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये रिजल्ट देखिए, ये वेलोसिटी कुछ यहाँ के रिजल्ट के बराबर है क्या? ये जो हमें ऑब्टेन हुआ v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, यहाँ से जो ऑब्टेन हुआ था v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव के बराबर है। उसके बाद हम जैसे यहाँ पे कर रहे थे वही हम काम यहाँ पे कर सकते हैं, हमें सेम रिजल्ट ऑब्टेन हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी। आई होप नाउ दिस इज क्लियर। यहाँ से एक चीज़ और समझ लेते हैं हम कि हमने ये कहा कि हमारा पार्टिकल जो था, ये पार्टिकल जो कि सर्कल के ऊपर मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, इसीलिए हम लोगों ने कहा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेकिन उसका प्रोजेक्शंस का जरा मूवमेंट देख लें। अगर हमने कहा कि प्रोजेक्शंस की वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा होल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो अलग अलग जगह पर हम उसकी वेलोसिटीज को निकाल सकते हैं। हम ये कहते हैं लेट एट वाई इज इक्वल टू जीरो, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यानी ये इसको मीन पोजीशन पे दिखाएगा। मीन पोजीशन पे अगर पार्टिकल है तो वेलोसिटी देखिए कितनी हो जाएगी, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, दैट इज ए ओमेगा, एंड दिस विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी। सिमिलरली एट y इज इक्वल टू y, दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा या एक्सट्रीम पॉइंट पे होगा, एक्सट्रीम पॉइंट पे होगा तो उस स्थिति में जो डिस्प्लेसमेंट y के बराबर हो जाएगा। y हमारा
ए के बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ऑन दैट केस द वेलोसिटी कैन बी रिटन एज द ओमेगा होल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अर्थात पार्टिकल जब मूव कर रहा होगा तो मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तथा एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी। यही चीज़ हम लोग देखते हैं जब पार्टिकल हमारा एक सिंपल पेंडुलम होता है। अगर सिंपल पेंडुलम ये ऑसिलेट कर रहा होता है तो इस प्रकार से ऑसिलेट करता है। ये पार्टिकल दोनों ही एंड पॉइंट पे, दोनों मेन पोजीशन के दोनों तरफ उसके एंड पॉइंट बनेंगे, उन दोनों ही एंड पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी तथा इस मीन पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। इसको कुछ समझाने के लिए ऐसे कह सकते हैं, अगर ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा होता है, हम किसी, जब ये यहाँ से किसी इस स्थिति पे है, यहाँ से आता है यहाँ, जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पर देखिए हमेशा ही उस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा था, मेन पोजीशन की तरफ लग रहा था। इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती जाती है और यहाँ पर जब आता है इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब यहाँ से जब ये नीचे की तरफ चलता है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जाती है। यहाँ पर फिर मेन पोजीशन जब आता है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। उसी मैक्सिमम वेलोसिटी की वजह से वो मोमेंटम अचीव कर लेता है और उसी मोमेंटम की वजह से फिर ये आगे ऊपर की तरफ चलने लगता है। फिर इस पर रिस्टोरिंग फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है, इससे इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज करना शुरू करती है और फिर इस पॉइंट पर, फिर दूसरे साइड के एक्सट्रीम पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और फिर पार्टिकल यहाँ मोमेंटरली स्टॉप करता है और फिर से रिटर्न करता है, फिर अपनी स्थिति में वापस आता है। तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ आ गई कि पार्टिकल भले हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा था ऑन द सर्कमफ्रेंस, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी फॉर द एसएचएम, दैट विल बी नॉट यूनिफॉर्म। लेट अस कंसीडर द नेक्स्ट पैरामीटर ऑफ द एसएचएम और अ क्वांटिटी नोन एज द एक्सेलरेशन विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एसएचएम। हम इसको समझ लेते हैं कि अगर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना बनेगा या कितना एक्सेलरेशन होता है। इसको समझने के लिए फिर से हम वही अपना पुराना काम करते हैं, एक सर्कल ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं। अगर हम ये मानते हैं कि एक पार्टिकल है जो इस सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका हम लोग 2 डायमीटर ड्रॉ करते हैं। इसको O कह देते हैं, इसको x डैश, y डैश और y O y डैश कहते हैं। तो हम जैसा कि जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चैप्टर से भी हम देखते आ रहे हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्मली एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उस पार्टिकल पर एक सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन जनरेट होगा, दैट इज नोन एज ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए होता है। तो अगर हम ये कहें कि ये पार्टिकल P इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वर्क कर रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर। अगर इस पे लगने वाले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस को हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए सेंटर की तरफ वर्क कर रहा होगा। इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस का अगर हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं ऑन द वर्टिकल y एक्सिस, इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस का प्रोजेक्शंस अगर हम कहें कि इस प्रकार से है, अगर ये AC को रिप्रेजेंट कर रहा था तो इसका प्रोजेक्शन इस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा। तो ये जो है एक्सेलरेशन ऑफ दिस प्रोजेक्शन, एक्सेलरेशन ऑफ दिस प्रोजेक्शन ऑन दिस वर्टिकल एक्सिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द SHM, और in other words we can say that rate of change of velocity of this projection will represent the acceleration of the SHM। अर्थात ये जो प्रोजेक्शन है इस वर्टिकल एक्सिस पे, इस प्रोजेक्शंस की वेलोसिटी का रेट, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, विल रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन ऑफ द SHM। और इसको अगर हम ऑब्टेन करना चाहते हैं तो हम इसको बढ़ा देते हैं यहाँ पर, और इसका देखिए प्रोजेक्शन हम लोग इस प्रकार से ऑब्टेन कर सकते हैं। हम यहाँ पर करें, हम यहाँ इसको कहते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव। एक चीज़ हम लोग जानते हैं, अगर ये थीटा ओमेगा टी प्लस फाइव होता है तो ये एंगल भी ओमेगा टी प्लस फाइव होगा, और
इसको अगर हम पॉइंट को L कह देते हैं, इसको M और इसको K कह देते हैं, सो दिस MK विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑन द y एक्सिस, और यही हमारा SHM का एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर जितना MK है, दिस MK विल बी इक्वल टू दिस PL, इस PL के बराबर होगा MK, और PL दोनों बराबर हो गए। अब हम इस PL को ऑब्टेन कर लें या MK को ऑब्टेन कर लें। PL हम यहाँ ऑब्टेन करते हैं, PL को देख लेते हैं। तो ये कुछ केस इस प्रकार से है, देखिए फिर से इसको दिखा दे रहे हैं। ये P है, L है, इसको हम N कह देते हैं पॉइंट को। तो यहाँ पर इस दिशा में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा था, ये एंगल थीटा है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई, और हमें PL की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। तो देखिए सीधा सीधा केस है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो PL बाय AC कैन बी रिटन एज द साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, और PL कैन बी रिटन एज द AC साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ से चलिए PL की जगह हम क्या बोल सकते हैं, AC साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। इज इट ओके? अगर ये समझ में आता है तो हम एक चीज़ और जानते हैं, अगर ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा था, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता कितना है, हम लोगों ने पढ़ा था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v²/r। याद कीजिए, हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ते थे mv²/r, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है v²/r। यहाँ से v इज इक्वल टू हम लोग r ओमेगा भी बोलते थे, तो यहाँ से r² ओमेगा² r से r कैंसिल, सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज द r ओमेगा²। तो जहाँ AC आ रहा है उसकी जगह हम r ओमेगा² साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई बोल सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर एक चीज़ और हमें समझनी पड़ेगी कि हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, देखिए ये PL इधर है, जबकि हम एक्सेलरेशन को KM ले रहे थे। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए हम यहाँ पर एक माइनस और ऐड कर देते हैं, माइनस साइन ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमें निकल रहा है, हमें चाहिए था PL और हम ये ऑब्टेन कर रहे हैं LP को, ऊपर की दिशा में ऑब्टेन कर रहे थे, इसलिए हमने माइनस साइन यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। यहाँ पर हम इसको और किसी दिशा में ला सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये पार्टिकल अगर r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा था तब हम r रखते हैं, यहाँ हमारा रेडियस जो है a है, सो इट कैन बी रिटन एज द a² ओमेगा² a से a खत्म हुआ, तो यहाँ पे r की जगह हमारा a होगा। अब देखते हैं, इसी को अगर हम एक्सेलरेशन a कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस a कैन बी रिटन एज माइनस ओमेगा² a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और a साइन ओमेगा टी प्लस फाई हम लोग देखिए इसके लिए इक्वेशंस भी पढ़ते थे, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई पढ़ते थे अलोंग द y एक्सिस। तो a साइन ओमेगा टी प्लस फाई की जगह हम सीधे y बोल सकते हैं, सो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज माइनस ओमेगा² y। This will gives you the acceleration of the particle performing the SHM or the acceleration of the SHM। फिर से अगर हम चाहें तो इस स्थिति को हम लोग अगर डिफ्रेंशिएट करके निकालते तो हम लोग ज़्यादा आराम से निकाल सकते थे। चलिए वो भी करके देख लेते हैं कि हम लोग इसको डिफ्रेंशिएशन के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते थे। हम लोग जानते हैं कि पार्टिकल अगर मूव कर रहा था तो उसके लिए हम लोगों ने इक्वेशन यूज़ किया था a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसकी वेलोसिटी यानी dy/dt हम लोगों ने पढ़ा था, कितना पढ़ा था हम लोगों ने, इसको डिफ्रेंशिएट करके हम लोगों ने निकाला था a कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, और जब अंदर को फिर डिफ्रेंशिएट किया तो ओमेगा बाहर आया था। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी,
rate of change of velocity that will represent the acceleration. So हम dv by dt कर लेते हैं, ये हमारा एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, या हम इसको d2y by dt स्क्वायर कर लेते हैं। इसको हम फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा a ओमेगा, कॉस की जगह आ जाएगा माइनस ऑफ साइन ओमेगा t प्लस फाई डिफ्रेंशिएट करने पर, और अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक ओमेगा और आएगा तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा a माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस फाई। देखिए ये कुछ रिजल्ट इसके बराबर आ गया क्या। फिर से हम यहाँ पर वही काम करते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर और a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई, इस a साइन ओमेगा t प्लस फाई को हम y कह देते हैं, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर y, दिस विल गिव द डिस्प्लेसमेंट, सॉरी दिस विल गिव द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग द SHM। अगर हम चाहें तो फिर से हम लोग ये देख सकते हैं कि एक्सेलरेशंस की वैल्यू, पहला तो ये माइनस ये बता रहा है कि दिस विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर और टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, एंड ओमेगा स्क्वायर वाई, देखिए वाई की वैल्यू जैसे जैसे हमारी इंक्रीज करेगी एक्सेलरेशन की वैल्यू उसी के प्रोपोर्शनेट इंक्रीज करेगी, लेकिन डायरेक्शन इसका अपोजिट होगा। आई होप all these things are clear. That is, we have discussed thoroughly the displacement, velocity and the acceleration of the particle. तो हमारा जो टॉपिक था, जो हमें पढ़ना था, that is a simple harmonic motion and uniform circular motion, मेरे ख्याल से कंप्लीट होता है। इसका एक जो और टॉपिक बचा हुआ है, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द SHM, यानी हम ग्राफिकली किस प्रकार से SHM को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको भी देख लेते हैं। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट यहीं से एक क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि अगर हमें ग्राफिकल उसका रिप्रेजेंटेशन पता है तो हम लोग बड़े इजीली उसको ड्रॉ कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो चलिए एक एक को हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। हम पहले ड्रॉ करना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने जो पढ़ा था, हम y एक्सिस के अलॉन्ग लेकर के पढ़ रहे हैं, हम लोग चाहें तो उसको x एक्सिस के अलॉन्ग भी लेकर के पढ़ सकते थे। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि अलॉन्ग x एक्सिस अगर ले लेंगे तो x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई हो जाएगा इक्वेशन, आप वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा y इज इक्वल टू अलॉन्ग y एक्सिस अगर हम पढ़ रहे थे a साइन ओमेगा t प्लस फाई, हम लोग ये पढ़ते थे। अगर हम इसी चीज़ को अभी इनिशियल फेज हम मानते हैं कि कुछ नहीं है, थोड़ा सा स्टडी सिंपल हो जाएगी, इसलिए हम लोग a साइन ओमेगा t ही ले लेते हैं। तो हम लोग इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं, a साइन ओमेगा कैन बी रिटन एज द 2 पाई बाई टी, वेयर कैपिटल T इज द टाइम पीरियड ऑफ द SHM एंड दिस इज स्मॉल t। अब हम अलग अलग समय पर डिस्प्लेसमेंट के लिए ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम ग्राफ कुछ इस प्रकार से ले रहे हैं। हम टाइम अगर लेते हैं t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू t बाई 4, t इज इक्वल टू 2t बाई 4 या t बाई 2 भी कह सकते हैं इसको, t इज इक्वल टू 3t बाई 4 एंड t इज इक्वल टू 4t बाई 4। इन चार के लिए हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं। चलिए डिस्प्लेसमेंट हम निकाल कर देखते हैं आता कितना है। अगर टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ t इज इक्वल टू 0 रखा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। देखिए इसका ये हिस्सा 0 होगा, ये साइन 0 की वैल्यू 0, यानी ये पूरा का पूरा वैल्यूज डिस्प्लेसमेंट की 0 दे देगा। अब अगर हम t इज इक्वल टू t बाई 4 रखते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, a साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 4, ये मिलेगा। t से t कैंसिल, 2 2 जा 4, so this will give you the a sin pi by 2, sin pi by 2 that is equal to the 1, so the displacement is equal to a. Similarly, if the time period we are taking 2t by 4, then we can write y is equal to a sin
2 pi by t into, instead of the t we can write 2t by 4. 2t by 4 लेने का मतलब क्या हुआ, t से t कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, यानी दिस इज इक्वल टू a साइन पाई. साइन पाई की वैल्यू हम सभी जानते हैं कि दैट इज इक्वल टू द 0, सो द अगेन डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. नेक्स्ट वन केस, व्हेन द टाइम इज 3t by 4. यहाँ पे फिर से देखिए कर लेते हैं, a साइन 2 pi by t, a साइन 2 pi by t इंटू स्मॉल t की जगह हम क्या बोलेंगे, 3t by 4. t से t कैंसिल, सो दिस इज y इज इक्वल टू a साइन, इसको भी कैंसिल कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 3 pi by 2. 3 pi by 2 मीन्स 270 डिग्री. 270 डिग्री देखिए कहीं यहाँ पर आता है, यहाँ पर इसकी वैल्यू -1, सो द डिस्प्लेसमेंट विल बी -a. यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट -a आया. और फिर से एक नेक्स्ट केस जो और बचा हुआ उसको भी अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो टाइम t इज इक्वल टू t by 4, 4t by 4, या हम इसको सिर्फ t भी बोल सकते थे. तो उसके लिए अगर हम करते हैं तो a साइन 2 pi by t इंटू 4t by 4. तो यहाँ से t से t कैंसिल, 4 से 4 भी कैंसिल, तो साइन 2 pi आया. और साइन 2 pi देखिए ये यहाँ से घूम करके फिर अपनी जगह पर वापस आता है, यानी साइन 2 pi की वैल्यू 0, सो द y इज इक्वल टू 0. डिस्प्लेसमेंट इज अगेन 0. अर्थात अगर हम इन स्थितियों को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें, इसका देखिए पूरा कंक्लूजन हमने यहाँ ग्राफ में बना लिया है. अगर हम इसके लिए ग्राफिकली ड्रॉ करना चाहें तो हमें क्या मिलेगा वो करके देख लेते हैं. हमें मिलेगा कुछ इस प्रकार का रिजल्ट. हमारा टाइम एक्सिस ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा. अगर हम यहाँ से इस डिस्प्लेसमेंट को, इतने डिस्प्लेसमेंट को a कहेंगे, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट को हमारा रिप्रेजेंट करेगा y एक्सिस पे. तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0, यानी ये पोजीशन कहीं यहाँ पे होगी. फिर टाइम t इज इक्वल टू t by 4. अगर हम इस पूरे टाइम को यहाँ तक को 4t by 4 कह देते हैं तो ये हुआ t by 4. इतना ही समय और ले लेते हैं, दिस इज 2t by 4. फिर इतना ही और ले लेते हैं, दैट इज 3t by 4. अप्रॉक्सीमेटली हम उतनी बराबर दूरियां ही ले रहे हैं. तो जब t इज इक्वल टू 0 था तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट था. t by 4 पर, इस t by 4 पे इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, दैट इज इक्वल टू द a. 2t by 4 पे फिर 0 होगा. अगर हम इन सभी को लेके ड्रॉ करें तो कुछ कर्व ऐसा बनेगा. फिर टाइम 3t by 4 पे, 3t by 4 पे -a, यानी इतना ही जितना ऊपर गया था उतना ही नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा. इसको हम लोग इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं. और 4t by 4 पे, यानी यहाँ पर फिर से देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट इस प्रकार से होगा. तो इस प्रकार से हम लोग जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसी प्रकार से हम पार्टिकल्स की वेलोसिटी और एक्सेलरेशंस को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. चलिए उसको भी करके देख लेते हैं हम किस प्रकार से पार्टिकल की वेलोसिटी को और पार्टिकल के एक्सेलरेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो जैसा कि अब नेक्स्ट क्वांटिटी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द SHM, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो वेलोसिटी के लिए हम लोगों ने पढ़ा क्या था, देखिए हम लोग कहते थे y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी. तो वेलोसिटी dy बाई dt हम बोलते थे, दैट इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी इंटू यहाँ पर फिर ओमेगा आ जाएगा. ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा. अब फिर से हम सारा काम इसको ऐसे करते हैं, a ओमेगा कॉस ऑफ, दिस ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी. अब फिर से हम यहाँ पे स्मॉल टी की वैल्यू को वेरिएट करते जाएं और इसकी वेलोसिटी को ऑब्टेन करते जाएं. चलिए वेलोसिटीज को ऑब्टेन कर लेते हैं. वेलोसिटी को अगर ऑब्टेन करते हैं तो एट t इज इक्वल टू 0,
t इज इक्वल टू 0, देखिए यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 रखेंगे, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया। लेकिन cos ऑफ 0 की वैल्यू होती कितनी है, दैट इज इक्वल टू 1, तो ये पूरा क्वांटिटी आ जाएगी a ओमेगा। इज इट ओके? लेट अस मूव अहेड। इफ द टाइम पीरियड इज t/4, तो हम यहाँ पर देखिए क्या बोल सकते थे, a ओमेगा cos ऑफ 2π/t इंटू स्मॉल t की जगह कैपिटल T/4, तो t से t कैंसिल by 2, so this can be written as the a omega cos of π/2, और cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज द 0। अगर इसकी वैल्यू cos π/2 की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरा का पूरा वेलोसिटी कंपोनेंट इसका 0 हो गया। अगर वेलोसिटी कंपोनेंट 0 हो गया तो यहाँ पर हम v की वैल्यू 0 बोल सकते हैं। नेक्स्ट केस इसका जो फर्दर है वो हम कह सकते हैं एट द टाइम पीरियड 2t/4 पे, तो देखिए a ओमेगा cos ऑफ 2π/t इंटू स्मॉल t की जगह 2t/4, t से t खत्म, 2 2 ज़ा 4, पूरा ये खत्म, सो दिस इज a ओमेगा cos ऑफ पाई। cos ऑफ पाई की वैल्यू होती है -1, सो दिस इज माइनस a ओमेगा, तो यहाँ पर पूरी की पूरी माइनस a ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। 3t/4 पे फिर निकाल लेते हैं। 3t/4 पे अगर हम करना चाहें तो फिर से देखिए वैल्यूज कैसे हो जाएगी, a ओमेगा cos ऑफ 2π/t इंटू 3t/4, t to t कैंसिल, सो दिस इज a ओमेगा cos ऑफ π/2, और cos ऑफ π/2 सॉरी यहाँ 3 और है, सो दिस इज 3π/2। cos के टर्म्स में हम जानते हैं कि यहाँ पर वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर -1 होती है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 होती है। तो 270, 3π/2 मतलब π/2 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 यानी 270 डिग्री बन रहा था, यहाँ पर इसकी वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। इसकी वैल्यू 0 होने का मतलब ये पूरा का पूरा 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0। फिर आगे की तरफ चलते हैं। अगर हम t इज इक्वल टू 4t/4 पे लेते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा था v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ऑफ 2π/t इंटू t, तो यहाँ पे t की जगह 4t/4 रख लीजिए, a ओमेगा cos ऑफ 2π/t इंटू 4t/4, सो 4 t कैंसिल, सो दिस इज a ओमेगा cos ऑफ 2π, cos ऑफ 2π इज इक्वल टू 1, सो इसकी वैल्यू 1 हो गई, सो इट्स वैल्यू इज वेलोसिटी इज इक्वल टू a ओमेगा। अर्थात हमें वेलोसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा अलग अलग समय पर वो हमने ऑब्टेन कर लिया। अगर हमने इसको वेलोसिटीज़ को ऑब्टेन कर लिया तो हम इसके लिए अब ग्राफ को भी प्लॉट कर सकते हैं। अगर हम ग्राफ प्लॉट करने के लिए फिर से एक्सिस लेते हैं, टाइम के एक्सिस के साथ हम अगर इसको प्लॉट कर रहे हैं, इस एक्सिस पे हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया और इस एक्सिस पे हम इस पार्टिकल की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसकी जो वेलोसिटी थी a ओमेगा थी, हम इस क्वांटिटी को, इतनी दूरी को अगर a ओमेगा बोल देते हैं तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर थी मेन पोजीशन पे, दैट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर ये 0 पे है, यहाँ पर हम t/4 लेते हैं, यहाँ 2t/4, यहाँ 3t/4 और यहाँ पर हम लेते हैं 4t/4। तो देखिए a 0 पर, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी a ओमेगा, लेकिन t/4 पे 0, यानी इसको हम अगर रिप्रेजेंट करें तो कुछ ऐसे हुआ। अब जैसे ही 2t/4 पे चलते हैं, 2t/4 पे माइनस a ओमेगा, यानी जितना a ओमेगा ऊपर की तरफ था उतना ही a ओमेगा नीचे की तरफ हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी ये कुछ वेलोसिटी इस प्रकार से होगी। 3t/4 पे फिर वेलोसिटी 0 हुई, 3t/4 पे वेलोसिटी 0 हुई, यानी कुछ इस प्रकार से ग्राफ होगा। फिर 4t/4 पे a ओमेगा हुई, 4t/4 पे फिर a ओमेगा होगी, जितना ये था वैसे ही यहाँ पर पॉइंट होगा और ये कुछ इस प्रकार से कर्व होगा। ये भी कुछ साइनसोइडल कर्व है। इस प्रकार से हम लोग इसकी वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन या ग्राफिकली हम वेलोसिटीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप अप टू हियर इट इज अ क्लियर।
one more thing is left over, that is the distribution of the accelerations. इतना देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि हम एक्सेलरेशंस को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक्सेलरेशंस को भी हम इसी प्रकार से ग्राफ बना सकते हैं और हम लोग उसको एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अंतर ये होगा कि हम जो एक्सेलरेशंस को ड्रॉ करेंगे वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में होता है. माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई होता है, अगर याद कीजिए. तो हम चलिए कर लेते हैं, एक्सेलरेशंस के लिए भी कर लेते हैं. हम लोगों ने एक्सेलरेशन पढ़ा कितना था पहले ये देख लेते हैं. वेलोसिटी हो गई हमारी. चलिए एक्सेलरेशंस को भी थर्ड हम देख लेते हैं. एक्सेलरेशंस, हम लोगों ने एक्सेलरेशंस की वैल्यू कितना कहा था. देखिए हम लोग कहते थे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. तो हम लोगों ने वेलोसिटी कहा dy बाई डी टी, दैट इज द ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी. और एक्सेलरेशन यानी फिर से डी बाई डी टी कर रहे थे, तो ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस हम लोगों ने ये कहा था. तो एक्सेलरेशन हमारा आया था माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी. सो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इंस्टेड ऑफ द ओमेगा वी कैन राइट 2 पाई बाई टी इंटू दिस स्मॉल टी. अब फिर से हम यहाँ पर टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन देते जाएं और हमारी वेलोसिटीज़ अलग अलग समय पर ऑब्टेन होती जाएगी. अगर हम इसको करते हैं तो देखिए हम कर सकते हैं कैसे. एक्सेलरेशन यहाँ पर टाइम t इज इक्वल टू 0 रख लीजिए. तो एक्सेलरेशंस की वैल्यू देखिए, टाइम t इज इक्वल टू 0 रखते ही ये पूरा का पूरा फैक्टर 0 हो गया. ये पूरा फैक्टर अगर 0 हो जाता है तो एक्सेलरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर ऑब्टेन हो जाएगा. टाइम t इज इक्वल टू 0 सॉरी टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होकर पूरा का पूरा रिजल्ट भी 0 हो जाएगा. यानी यहाँ पर जो एक्सेलरेशन बनेगा दैट विल बी इक्वल टू द 0. अब हम लोग नेक्स्ट टाइम t बाई 4 लेते हैं. यहाँ से स्टार्ट करिए. एक्सेलरेशंस की वैल्यू एट द टाइम t इज इक्वल टू t बाई 4 पे अगर करते तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल t की जगह हम लोग कैपिटल T बाई 4 बोल देते हैं. t से t कैंसिल, पाई बाई 2 माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ पाई बाई 2. साइन ऑफ पाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू द 1. सो दिस इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर. यानी यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर. यानी ये निगेटिव डायरेक्शन में है और मैक्सिमम की वैल्यूज भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा. फिर चलिए टाइम t इज इक्वल टू 2t बाई 4 पे देख लेते हैं. टाइम t इज इक्वल टू 2t बाई 4 अगर हम रखते हैं यहाँ पर तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल t की जगह हम रखते हैं 2t बाई 4. t से t कैंसिल, 2 टू ज़ा 4, ये पूरा खत्म. तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ पाई. और साइन पाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं -1. देखिए साइन ऑफ 0 यहाँ सॉरी साइन 0 0 और साइन ऑफ पाई की वैल्यू भी 0 होगी. यानी ये पूरा का पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा. यहाँ पर 0 ऑब्टेन हुआ. फिर अगला फिर हम लोग आगे नेक्स्ट टाइम पीरियड्स को देखते हैं. अगर जब हमारा टाइम 3t बाई 4 था तो हम लोग माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ 2 पाई बाई टी इंटू 3t बाई 4 बोल सकते हैं. t से t खत्म, 2 टू ज़ा 4 दैट इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ 3 पाई बाई 2. साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 मतलब ये 270 डिग्री दैट इज इक्वल टू द -1. इसकी वैल्यू -1 हुई और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ए ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव ए ओमेगा स्क्वायर. चलिए नेक्स्ट और केस एक डिस्कस कर लेते हैं. जब हमारा टाइम t इज इक्वल टू 4t बाई 4 था तो ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ 2 पाई बाई टी इंटू 4t बाई 4. t से t खत्म, 4 से 4 खत्म.
So this is minus a omega square sin of 2 पाई। साइन ऑफ 2 पाई देखिए, यानी ये एंगल घूम करके फिर यहाँ पे आ गया, साइन 2 पाई की वैल्यू 0। सो दिस इज इक्वल टू द माइनस, और ये पूरा का पूरा 0 था, तो दिस इज ए ओमेगा स्क्वायर इंटू 0, दैट इज द होल थिंग इज द इक्वल टू 0। इसको भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम फिर से दो एक्सिस लेते हैं। एक हमारा टाइम एक्सिस हुआ और इस एक्सिस पे हम लोग एक्सेलरेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर यहाँ 0 है, यहाँ t/4 टाइम पीरियड का 1/4, यहाँ टाइम पीरियड का आधा हम कहें या 2t/4 कह लेते हैं। फिर यहाँ 3t/4 और नेक्स्ट हम लोग लेते हैं 4t/4। ये टाइम एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो हम देखते हैं व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, यानी ये स्थिति यहाँ पर है। लेकिन टाइम t इज इक्वल टू 4t/4 पे यहाँ पर एक्सेलरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, यानी निगेटिव डायरेक्शन में अगर हम इसको ए ओमेगा स्क्वायर कहते तो कहीं यहाँ पर स्थिति बन रही थी। तो इसको हम लोग ग्राफ को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। फिर 2t/4 पे फिर से एक्सेलरेशन 0 हो गया, ये इस प्रकार की स्थिति बनी। और 3t/4 पे ए ओमेगा स्क्वायर, देखिए जितना नेगेटिव था उतना ही पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इतना ही 3t/4 पे ये ऊपर की तरफ जाएगा, तथा फिर 4t/4 पे फिर से एक्सेलरेशंस की वैल्यू 0 हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ हमारा प्लॉट होगा। अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से करेंगे तो ये साइनसोइडल ग्राफ बड़े अच्छे से ऑब्टेन हो जाएगा। इस प्रकार से हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट को देखा, पढ़ा और समझा। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि यहाँ तक जो पढ़ाया गया उसमें अब आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट बचता भी है, रहता है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, या आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। सो फ्रेंड्स, now today here up to here I would like to stop now. In the next video we will discuss some more concepts from this chapter, and from the next chapter also we will try to discuss in detail. And if you have benefited, you have liked the video, then kindly don't forget to like, share and subscribe with your near and dears. Thanks a lot for watching the video. Thanks, and be healthy and prosperous. Thanks.